नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, पूर्ण स्वराज की मांग का उद्घोष करने वाले, स्वदेशी उद्यमशीलता के प्रबल समर्थक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो वहीं सूबे में चुनाव है और अपने अपने दाव हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने लखनऊ पहुंचकर फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया और भूमि पूजन भी किया, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ योगी सरकार की तारीफ करी बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षियों पर भी निशाना साधा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। तो वहीं भाजपा भी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से सियासी समीकरणों को फाइनल टच देने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह की बारी आई है। आज शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज सुबह अमित शाह देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंग वस्त्र भेंट करते हुए किया। तो वहीं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन के अलावा कई बड़े नेता गुलाब का फूल लेकर उनका स्वागत करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधा लखनऊ के पिपरसंड पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन करने के बाद अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान अमित शाह ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करी बल्कि विपक्षी खेमे को अपने उद्घोष के हुंकार से जंग की घड़ी की गुहार दी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपने आ रहे हैं उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। शाह की सह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षियों पर हमला बोला। बीजेपी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चुनावी रण में उतरना चाहती है, क्योंकि पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री भी कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिससे 2022 के लिए विजन लगभग क्लियर नजर आता है। अमित शाह जनसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जानने पीजीआई पहुंचे। यहां उन्होंने उनका हाल जाना। इसके बाद गृह मंत्री मिर्जापुर रवाना हो गए। लखनऊ में विपक्ष को ललकारने के बाद अमित शाह सीएम योगी के साथ मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने 288 करोड़ की 90 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी। मिर्जापुर में गृह मंत्री ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया और रोपवे का लोकार्पण।
उन्होंने मिर्जापुर को 288 करोड़ की 90 योजनाओं की सौगात दी है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर को सौगात देने के बाद गृह मंत्री वाराणसी रवाना हो गए, जहां वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। खैर, ये तो तय है कि काशी में पीएम मोदी के चुनावी यलगार के बाद लगातार सूबे में आला कमान के आने का सिलसिला जारी है, जो इस बात की तरफ साफ संकेत है कि चुनावी जमीन तैयार करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संतोष गुप्ता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? इस समय बीआईटी इंटर कॉलेज के फील्ड में खड़ा हूँ। यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है। राज्य में कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तो संतोष हमारे साथ में जुड़े, लेकिन उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मिर्जापुर के जरिए पूरा पूर्वांचल साधने की कवायद न सिर्फ काशी से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यलगार किया, और यलगार के बाद उसी उद्घोष को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह भी मिर्जापुर विंध्य कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए और यहाँ पर रोपवे का उद्घाटन, माफ कीजिएगा, और विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे। अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि मिर्जापुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी सहयोगी, यहां की लोकप्रिय सांसद, अपना दल की नेत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री स्वतंत्र देव जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, रमाशंकर सिंह पटेल जी, श्रीमान राम सकल जी, यहां के स्थानीय विधायक पंडित रत्नाकर जी, श्रीमती बाची स्मिता जी, अनुराग सिंह जी, राहुल प्रकाश जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु, यहां पर पूरे मिर्जापुर से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, बहुत समय के बाद उत्तर प्रदेश में आया हूं मैं। कोरोना के कारण कार्यक्रमों पर बैन लग गया, उत्तर प्रदेश में आना जाना कम हो गया, मगर जब आता हूं तब लगता है कि मेरे ही घर में आया हूं, ऐसा हमेशा लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। और मित्रों, यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को। यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है सर्वाधिक सीटों के साथ देश भर में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। और यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश। तो जय मां भारती का उद्घोष, उसके बाद विंध्यवासिनी मां का
नारा और सीधे तौर पर इस बात का जिक्र कि केंद्र की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की भूमिका बेहद अहम रही है। कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मित्रों, आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है कि 2014 और 2019 में जो पूर्ण बहुमत आपने दिया, आज मैं गर्व से बता रहा हूं कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हम सब हुआ करते थे, तब से विचारते थे, आंदोलन करते थे, जुलूस निकालते थे, कार सेवा में आते थे, कई लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, कई पीढ़ियों तक संघर्ष 5.5। तो अमित शाह को सुन रहे थे आप, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने बेहद अहम भूमिका केंद्र सरकार की सरकार में निभाई है और मोदी जी को यहां से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसको योगी जी के लिए आगे बढ़ाना है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमित शाह के दौरे और यूपी सरकार की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर के तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए। कुछ दिनों पहले हमने विंध्याचल जाकर देवी मां का आशीर्वाद लिया था, जिसके प्रतिफल स्वरूप हमारे समय में पारित रोपवे आज साकार हो रहा है, जबकि भाजपा ने इसे अटकाने लटकाने का हर संभव प्रयास किया था। कोई भाजपाइयों से कहे कि कभी अपने किसी काम का फीता काट ले। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी तंज कसा है। क्या कुछ कहा सुनिए। देश के गृह मंत्री जी, कितनी भी आप योगी जी की झूठी तारीफ कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कोविड काल में किस तरह से अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुए देखा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का चीरहरण सरेआम हुआ है, किस तरह से यहाँ जहरी शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं, किसानों की यहाँ पे धरने में मौतें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सरेआम रोडों पर आतंक दिखाया है। महंगाई बेरोजगारी से लोगों ने आत्महत्या की है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो सत्ता का नशा है उसको उतार देगी वोट के माध्यम से और बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो 5000 से ज्यादा एम्बुलेंस सभी जिलों में खड़ी हैं। मरीज इधर उधर भटक रहे हैं और सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के बजाय एम्बुलेंस संचालकों के दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। एम्बुलेंस संचालन करने वाली कंपनी ने नया एम्बुलेंस स्टाफ रखकर संचालन की व्यवस्था को फिर से लगभग शुरू कर दिया है, लेकिन लखनऊ के इको गार्डन में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो सीएम आवास तक का घेराव करेंगे। कर्मचारियों ने प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे को रिहा करने की मांग रखी है। आपको बता दें कि कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इन्हें रिहा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन होगा। तो वहीं एम्बुलेंस कर्मियों की 60 जिलों में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 108, 102 एम्बुलेंस में 2 अगस्त तक भर्ती जारी रहेगी। जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव समेत उनके परिवार के 5 लोगों के साथ शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। जिलाधिकारी की ओर से की गई आर्म्स एक्ट के तहत तो बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराई थी, जिसमें कई तरह की खामियां पाई गई। इसी के चलते लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसका असर भारत में भी देखने को मिला, जिसमें मौतों की संख्या बढ़ी तो लोगों की चिताएं भी जलती नजर आई। यही वजह है कि टूरिस्ट प्लेस और धार्मिक स्थलों पर बुद्धिजीवी वर्ग जाने से घबराने लगे, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाए। जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने तो अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। बाद में यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट की इन बातों पर ध्यान देते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में काशी में सावन में श्रद्धालु जहां लाखों की संख्या में आया करते थे, वहां पर अब नया प्रयोग हुआ है। डिजिटली रुद्राभिषेक करवाया जा रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
केदार घाट पे देखा कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आ रही है और मौतें हो रही हैं, भीड़ भाड़ को मना किया जा रहा है, तो घर बैठे भगवान को दर्शन दिया जा रहा है। ऑनलाइन पूजा डिजिटल द्वारा गुरुजी कर रहे हैं। अमेरिका बैठे या किसी भी देश में बैठे घर बैठे दर्शन मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रही है। ये हम लोग है ना डिजिटल कराते हैं। इसका हम लोगों की लाइफ में क्या सभी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। व्यक्ति कहीं पे भी रहे और इससे बहुत जल्दी छुटकारा भी मिलता है। इलाके के मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल परिसर में समाजवादी पार्टी के बैनर तले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि पिछड़े समाज के वोट से नेता और मंत्री पद की गरिमा हासिल करने वाले ही अपने समाज के योगदान को भूल गए हैं। बीजेपी और योगी सरकार हर मोर्चे पे विफल रही, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, अपहरण हो रहा, आरक्षण घोटाला हो रहा, संविधान खत्म किया जा रहा, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा और लोकतंत्र की हत्या करके लूट तंत्र को योगी राज ने बदल दिया है। इस लूट तंत्र को खत्म लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस लूट तंत्र को बंद करने के लिए हम निकले हैं 10 दिन की यात्रा पे और हमारे नेता भी कुछ ही दिनों में निकलेंगे और इस लूट तंत्र को बंद करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठाने के लिए पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता निकल चुकी है। प्रतापगढ़ के सदर तहसील के पूरे भैया गांव निवासी रितेश पाल हिमाचल प्रदेश के मनाली में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शहीद रितेश पाल का पार्थिव शरीर देर रात प्रतापगढ़ पहुंचा। पार्थिव शरीर को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। आज सुबह शहीद को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई और अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरे गांव की आंखें नम नजर आई। आगे का सर बहुत गर्व की बात है कि मेरा लड़का आज भारत माता के नाम से शहीद हुआ। ये भारत माता ये हमारा ही लड़का नहीं, पूरे भारत देश का, भारत माता का हमारा लड़का माने कलेजे का टुकड़ा है। हम उसके भाई इतनी पब्लिक और इतनी जनता उसका सब बधाई दे रहे हैं और हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारे बच्चों को और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सुविधा दिया जाए। वहीं कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग करी है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने थाने के इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट तक करी। सोशल मीडिया पर पीड़िता और इंस्पेक्टर का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें SC/ST का मुकदमा लिखने की पीड़िता को धमकी दी जा रही थी। पीड़िता का यह भी आरोप है कि घटना के 18 दिन बाद भी पुलिस ने पीड़िता की ओर से कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद महिला ने CM से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। 7 बजे तक शाम को दरोगा अंकल आए तो वो वर्दी हमारे घर में घुस गया और हमारी बुरी नीयत से हाथ भी पकड़ा और हमें मारा भी, हमारे कपड़े भी फाड़े। मेरी आवाज सुनकर मेरी मम्मी अंदर से बाहर निकल गई, मेरी मम्मी को मारा, हमें भी मारा। जब हमने 112 नंबर डायल किया तो उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने 1076 पर भी फोन किया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहते फिर थाने पनकी थाने आए तो पनकी के SO सर और कहते एक डबल स्टार वाले सर थे जिनकी नेम प्लेट पर लिखा था राहुल। कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ से किसानों की फसलें जलमग्न हैं। उनकी वजह से किसानों की तिली, मूंग, उड़द की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट गया। तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों को निकालने के लिए नाव भी लगाई है, जिसके सहारे ग्रामीणों को बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि आढ़न पथार गांव की पुलिया से 4 फीट ऊंचा यमुना का पानी बह रहा है। आगरा जिले के पिनाहट थाना क्षेत्र में चंबल नदी का पैंटून पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। पैंटून पुल बहने से ठेकेदार और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जब ये घटना हुई उस वक्त पुल पर कई कर्मचारी भी मौजूद थे। घटना के बाद स्ट्रीमर से कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके बाद पैंटून पुल को दोबारा घाट किनारे लाकर रस्सियों से बांध दिया गया है।
चार तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चित्रकूट, आगरा, बिजनौर और कानपुर देहात, इन चारों क्षेत्रों में या यूं कहें कि सूबे के कई अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड बीजेपी का ओबीसी मोर्चा इस समय उत्तराखंड के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद अदा कर रहा है। और इस दौरान आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा की प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद भी दिया और साथ में हरीश रावत पर निशाना भी साधा है। ओबीसी वर्ग की विशेष रूप से जो मैं चर्चा करूं तो पहली सरकार 70 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, अर्थात आयोग की भूमिका केवल सुझाव देने की थी। अब आयोग निर्णय लेकर कार्रवाई करने की स्थिति। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर के आने से पहले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा ने बताया कि पूरी स्टेट के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके चलते संक्रमण की थर्ड वेव आने से पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि थर्ड वेव होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें बच्चों की उम्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 0 से 1 साल, 1 साल से 10 साल और 10 साल से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए डोजेस तैयार की गई हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।